जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सबको इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप सभी के उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और बच्चों, इसी प्रकार से हंसते खेलते एकदम पूरे जोश और लगन के साथ अपने कार्य को करते चलें। और कड़ी मेहनत के साथ साथ बच्चों, सबसे एक जरूरी चीजें हैं जो आप लोग को अपने लक्ष्य की ओर लेकर जाता है, और वो है निरंतर प्रयास। निरंतर प्रयास और निरंतर किसी चीज का अभ्यास करते रहें तो कड़ी से कड़ी चीजें बिल्कुल आसान हो जाता है। अब अभ्यास का क्या महत्व है, आज आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताएंगे। एक राजा के दरबार में बहुत सारे दरबारी जब राजा के दरबार में उपस्थित थे, तो राजा ने ऐलान किए कि एक सामने एक भैंस बैठी थी, दरबार में उसको लाया गया था। और उन्होंने मजाकिया तौर पे कहा कि इस भैंस को जो अपने कंधों पे उठा लेगा उसको हम 5,000 सोने की मोहरें देंगे। दरबारी ने जो राजा की बातें सुनकर अचंभित तो हुए, लेकिन उन्होंने, चूंकि राजा की आज्ञा था, तो उन्होंने अपना प्रयास जारी किया। और जैसे ही कोई प्रयास करे तो ये एक असंभव सा कार्य लगता है, लेकिन जो अपना प्रयास उन्होंने किया और एक दूसरे को देखकर हंसते चले गए। लेकिन उसी में से एक दरबारी ने उठा और कहा कि महाराज, हम ये जरूर करेंगे, लेकिन मुझे 2 साल 2 महीने और 11 दिन का समय चाहिए। राजा ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, आपको हम 2 साल 11 महीने और जो समय कहे थे उसके अनुसार उन्होंने समय दिया। ठीक उसी समय यानी 2 साल 11 महीने 2 दिन के बाद उन्होंने अपने दरबार में देखा कि एक वही जो दरबारी है अपने कंधे पर एक मोटी भैंस को लेकर एकदम हष्ट पुष्ट शरीर के साथ में वो राजा के दरबार में वो हाजिर हुआ। सभी लोग देखकर अचंभित हो गए, साथ में राजा भी अचंभित हो गए कि अरे ये कैसे कर दिया, हमने तो सिर्फ मजाक में कहा था और इसने करके दिखाया। उन्होंने कहा, राजा बोले कि दरबारी, आपने, ठीक है आपने कर दिया, मैं तो मजाक तौर पे कहा था, आपने इसको पूरा कैसे किया? तो उन्होंने 2 शब्द कहे, 2 इसका मुख्य कारण बताते हुए कहे कि देखिए, आपने जो लक्ष्य दिया, सबसे पहले हमने इस पर अभ्यास करना चालू किया। जब ये 2 साल पहले एकदम छोटी एक बच्चे के रूप में, छोटी जो भैंस की जो छोटी बच्ची थी, और उसको हमने अपने कंधों पर प्रतिदिन उठाना अभ्यास किया। और प्रतिदिन हर दिन उसको मैं अपने कंधों पे उठाता था, और इसी प्रकार से हर दिन इसका वेट बढ़ता गया और मेरा क्षमता बढ़ता गया। और इसका परिणाम है कि आज उसी प्रयास के साथ में आज हम आपके दरबार में 2 साल बाद निरंतर इसको मैं उठाता रहा और निरंतर मुझे ताकत मिलता गया। और मुझे लगा ही नहीं कि कब इसका वेट इतना ज्यादा हो गया कि लोग देखकर अचंभित हो जाएंगे। और उसी प्रयास का परिणाम है कि आज आपके दरबार में हम इस स्थिति में खड़े हुए हैं। सभी को अचंभित हुआ। लेकिन आप ये जानते हैं कि अगर किसी चीज के प्रति आप निरंतर प्रयास करते रहें तो निश्चित है कि एक ना एक दिन आप उस लक्ष्य को, चाहे कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, आप उसको हंसते खेलते हासिल कर लेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि निरंतर प्रयास। तो बच्चों, ये कहानी से, एक छोटी सी स्टोरी से एक सीख मिलता है कि अगर आप निरंतर प्रयास करते रहें तो वो कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, आप एक ना एक दिन जरूर उसे आप हासिल करते हैं। बच्चों, जैसे कि इसके पहले आप लोग वैद्युत रसायन चैप्टर के 2009 से 2024 तक के क्वेश्चन सभी बहुत अच्छे ढंग से आप लोग किए। आप लोग क्लास में नोट्स को दिखलाए, रासायनिक बल गतिकी को अच्छे से किए, बायोलॉजी में भी आप लोग कर रहे हैं। लेकिन इस लेक्चर के बाद हम बायो के भी हम लेक्चर को प्रोवाइड करेंगे आप लोग के। लेकिन ये कुछ बच्चों को इतने अच्छे से ये सभी आप लोग हर पॉइंट को लिखते हुए किए हैं। कुछ बच्चों का कमेंट्स भी था कि आप सर बिलियन चैप्टर के भी जो है जितना जल्द से जल्द हो उसको आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो बच्चों, उसी को आगे क्रम में रखते हुए आज हम लोग बिलियन चैप्टर के 2009 से 2024 तक के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे, और पूर्णतः विस्तृत तरीके से, कोई घबराने की बात नहीं। और जो मैं आपसे कहा कि सफल होने के लिए निरंतर अभ्यास की जो जरूरत है, उसमें आप कमी मत रखिएगा। चलिए, आज हम लोग 2009 से 2024 तक के क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर जो प्रश्न दिया गया है, जो यहाँ पे प्रश्न है, किसी विलियन के, ये 2013 और 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसी विलियन के 200 ml, किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हुए हैं। यानी कि NaOH यहाँ पे विलेय हो गया और विलयन हो गया 200 ml। और विलियन की मोलरता ज्ञात करने को कहा जाए।
इस प्रकार के प्रश्न और भी पूछे हुए हैं, यही प्रश्न, लेकिन यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए। तो बच्चों चलिए इसको विस्तृत कुछ कंसेप्ट के साथ में इसको हम लोग हल करेंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट यहां पर क्वेश्चन है, एक इसके लिए कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि ml सेंटीमीटर क्यूब और cc क्यूबिक सेंटीमीटर, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। अगर आपके प्रश्न में 200 ml दिया हो या 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हो या 2 cc दिया हो तो उससे घबराने की बात नहीं है, उसको आप ml मानकर बना सकते हैं। जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ है बिलियन, जो है बिलियन यानी कि VML का वैल्यू दिया हुआ, चाहे सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो चाहे सीसी में दिया हो, ये दिया है 200 ml। जो NaOH है उसका वेट दिया हुआ है, यानी कि WA का जो वेट है वो 2 ग्राम है। और NaOH का हम अणु भार निकालें, अणु भार MWA, तो आप जानते हैं कि NaOH का अगर अणु भार निकालें तो Na+1, NaOH का हमें ये अणु भार निकालना है, NaOH का ऑक्सीजन गुने 1 प्लस हाइड्रोजन इंटू 1, और इन सबके परमाणु भार को रखना है। तो ये हो जाएगा 23 + 16, और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, और ये हो गया 40 ग्राम पर मोल। अब ये कह रहा है कि बिलियन की मोलरता क्या होगा, तो मोलरता आपको फाइंड आउट करना है। तो मोलरता का फार्मूला होता है कैपिटल M = WA बटे में MWA गुने 1000 बटे में VML। प्रश्न में 200 ml बिलियन है, NaOH का भार दिया हुआ है और NaOH का हमने अणु भार निकाल लिया। अब ये प्रत्येक मान को हम यहाँ पे रखेंगे तो आप पाएंगे कि WA का वैल्यू दिया है 2 ग्राम, MWA है 40, और ये हो गया 1000, और ये हो गया 200 ml। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 200 से ये 1000 5 बार में, और ये आप जैसे कटा सकते हैं, ये 2 से 40 कट गया 20 बार में, फिर 5 से ये 20 कट गया 4 बार में। इस प्रकार 1/4 = 0.25 मोलर। आपको 1 में 4 से भाग देना है, 0.0, ये 2 हुआ 8, फिर 2, फिर 0, 4 5 से 20। इस प्रकार से ये आपका आंसर आया 0.25। यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं 0.25। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कई बार पूछा गया है, लेकिन बार बार इसमें मिस्टेक हुआ है। और कहां पे मिस्टेक हुआ है आप लोग देखें, ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न बोर्ड में भी ये प्रश्न इसी प्रकार से, और उस साल ये मिस्टेक एक बार नहीं 2-2 साल में हुआ है। अब किस साल में और हुआ है उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे ये दिया हुआ है, ये दूसरा ही प्रश्न है, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण कह रहा है। अब मोलर सांद्रण हम ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे ग्राम में है तब भी, लेकिन उसके लिए घनत्व चाहिए, और यहाँ पर घनत्व नहीं दिया हुआ है। तो आप एक जो मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक नहीं बल्कि ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन था, इसीलिए मैं इसी रूप में लिखा हूं कि आप लोग को यहाँ पे सुधार करना है। ग्राम की जगह यहाँ पे क्या होगा, ml होगा, और साथ में तब देखेंगे कि इसके लगभग में आंसर आएगा, ये भी नहीं कि इसमें का एक्यूरेट आंसर, और उसी लगभग के मान पर इसको सही किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, और यहाँ पे जो बोर्ड में क्वेश्चन ग्राम दिया हुआ है उसको ml मानते हुए दिया हुआ है। प्रश्न में सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि विलयन यानी कि घोल का जो, इसको हम ml में माने हैं
और इसका वैल्यू है 234.2 ml। ग्राम की जगह यहाँ पे ml रखना है। अब यहाँ पर आप लोग जब 234.2 किए तो घोल दिया हुआ है, आप प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि घोल दिया है, घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। तो विलेय हो गया चीनी, विलेय चीनी, इसको हम क्या मान लिया जाए, WA, और इसका वैल्यू हो गया 34.2 ग्राम। ठीक है। अब इसको हम लोग देखें कि चीनी का जो अणु भार है, जैसे ऊपर वाला प्रश्न था उसी प्रकार से है। तो चीनी का सूत्र होता है, आप सभी लोग जानते हैं, C12H22O11। ये चीनी का सूत्र है। अब इस सूत्र से जैसे कार्बन का परमाणु भार आप जानते हैं 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। ये मान रखते हुए आप अणु भार जब निकालेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा MWA। तो ये आप जब हल करेंगे तो ये मान आएगा 342 ग्राम प्रति मोल। आप देखिए 12 12 144, 144 हो जाएगा ये। आइए 22 से 1 से गुणा करेंगे तो 22 हो जाएगा। आइए 16 से 11 से गुणा करेंगे तो 176 इक्वल टू 342, यही वहां पे मान लिखा गया है। चलिए अब आपको ज्ञात करना है यहाँ पर MW नहीं, मोलर सांद्रण। मोलर सांद्रण, अब मोलर सांद्रण का अर्थ होता है मोलरता, कैपिटल M। ये आपको फाइंड आउट, अभी हम लोग इस पर हल किए हैं प्रश्न को, कि वो प्रश्न है कैपिटल M बराबर हमारा फार्मूला होता है WA बटे में MWA इंटू 1000 बटे में VML। अब इस पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यह 34.2 ग्राम, 34.2 ग्राम। MWA का मान कितना रखेंगे, MWA का मान हो जाएगा 342 गुने 1000, अब बटे में VML का वैल्यू रखेंगे 234.2। अब देखिए यहाँ से आपने दशमलव को हटाया, यहाँ से दशमलव हटाए तो यहाँ पे 10 आया, और यहाँ से दशमलव हटाए तो यहाँ पे 10 आया। अब इससे क्या हुआ कि आप इसको आप कटा सकते हैं, ये 342 कट गया, ये 10 कट गया, तो यहाँ पर जो मान आया वो आया, क्या चीज हो गया, 1000 बटे में 2342। यानी कि जब आप यहाँ पर 1000 में आपको भाग देना है 2342 से, 2342। तो यहाँ पर सबसे पहले जब इसमें आप भाग करेंगे तो इसमें 1000 छोटा अंक है तो यहाँ पे 0 लाएंगे दशमलव देने के बाद। अब ये आप देखें तो 2 5 से 10, 5 बार में जाएगा नहीं, ये 4 बार में ले गए। 4 दूना 8, 4 दूना 4 चौका 16, और चढ़ते हैं 12 1 13, और 4 दूना 8 1 9। अब इस प्रकार से ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 9 7, 9 में से 3 गया 6, और ये, चलिए इसको आप लोग आप कर लीजिएगा। 4 दूना 8, 4 चौका 16, चढ़ते हैं 12 1 13, 9 4 दूना 8 1 9, ये हो गया 2, ये हो गया 9 में से 6 हो गया 3, और ये हो गया 9 में से 3 गया 6, और ये हो गया 9। ठीक है। अब इसके बाद जब 0 करेंगे तो 3 बार में नहीं जाएगा, 2 बार में आप ले जा सकते हैं, तो लगभग ये मान हुआ 0.42, और ऐसा इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि 0.42, 0.4 के करीब में कौन सा आंसर है, तो आप देखेंगे कि 0.4 के करीब में ये तो दूरी है, इसमें भी हाँ, ये लगभग 0.5 जो है लगभग इसके पास है, 5.5 और भी बहुत अधिक अंतर है, ये 55 दिया, इसमें और अधिक अंतर है। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर 0.5 हो जाएगा। लगभग
ये 0.42 के। अब देखिए हम लोग थर्ड प्रश्न को हल करेंगे। थर्ड हमारा प्रश्न है केन शुगर का अणु भार दिया हुआ है, वही चीनी की बात किया गया। चीनी का अणु भार हम लोग अभी निकाले थे 342 के 5% एक घोल पदार्थ X के साथ 1% घोल आइसोटोनिक है, तो X का अणु भार। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आइसोटोनिक का शर्त क्या होता है। आप एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। समपराशरी अर्थात आइसोटोनिक की स्थिति में आपको एक सूत्र दिए थे। वो सूत्र था, आप लोग ये सूत्र कैसे आया था, आइसोटोनिक मतलब 2 विलयन है और दोनों के परासरण दाब आपस में बराबर है। यानी एक को यदि हम पाई1 माने तो दूसरे का पाई2 हो जाएगा, यानी पाई1 बराबर पाई2। और पाई बराबर होता है CRT, RT कट जाएगा, यानी C1 बराबर C2। और उस स्थिति में आपका सूत्र सिंपल से आप लोग के फेयर नोट्स में हम उसको कराए हैं। आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए इस सूत्र को डायरेक्ट याद रखिएगा। W1 बटे में MW1 गुने 1000 बटे में V1 बराबर W2 बटे में MW2 गुने 1000 बटे में V2। ये सूत्र ध्यान रखिएगा। अब ये सूत्र कैसे आया है, आपके थ्योरेटिकल क्लास में इसको हम एक्सप्लेन किए थे। चलिए अब वहां पे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 5% केन शुगर, दो भाग में हम यहीं से कर लेंगे क्योंकि 2 बिलियन है, एक ये है और दूसरा ये है। तो फर्स्ट है 5% केन शुगर। अब इसका मतलब है कि इसमें जो WA है, WA यानी विलेय का भार, ये 5 है, 5 ग्राम है। और यहाँ पे प्रतिशत में जो दिया है ये बिलियन है, यानी VML जो है V1 हम इसको मान लेते हैं। V1 जो है प्रतिशत का मतलब ये 100 ml है। अब केन शुगर का सूत्र दिया हुआ है प्रश्न में, नहीं तो आप निकालना भी जानते हैं कि MW1 का मान होता है 342 ग्राम। ये WA और ये V1। अब इसी प्रकार से दूसरा कह रहा है कि आइसोटोनिक है। यहां पर आप ध्यान देंगे कि 5% एक घोल पदार्थ, यहां से अलग है, पदार्थ X के साथ 1% घोल आइसोटोनिक है। तो यहां पर जो दूसरा विलयन है वो है, दूसरा विलयन है 1% X घोल। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या चीज आपको मिल रहा है। जैसे हम इसमें माने थे, जैसे 5% है तो WA को हम ले लिए थे 5, उसी प्रकार से यहाँ पे WA क्या हम इसको मान लेते हैं, सुनिए यहाँ पर हम इसको 1 मान लेते हैं, W1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा W2, कितना 1 ग्राम। अब यहाँ पर V2 इसमें भी प्रतिशत है तो ये भी हो गया 100 ml। और इसी प्रकार से MW2 तो क्वेश्चन में दिया है X का अणु भार, चूंकि सूत्र में ये MW2 X तो एक माना हुआ है ना, तो उसका तो सूत्र दिया नहीं है कि हम अणु भार निकाल लेंगे। तो इसको आप लोगों को फाइंड आउट करना है, ये वाला ज्ञात करना है। अब चलिए इस मान को हम उस सूत्र में कंपेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सूत्र है W1 बटे में MW1 गुने 1000 बटे में V1 बराबर W2 बटे में MW2 गुने 1000 बटे में V2। अब इसको आप वैल्यू पुट करें तो W1 का मान दिया है 5, MW1 का मान है 342 गुने 1000 बटे में 100 बराबर W2 का मान दिया है 1 और ये हो गया MW2 गुने 1000 बटे में 100।
अब बायां पक्ष दायां पक्ष में जो एक जैसा होगा उसको आप कटा सकते हैं, और नहीं तो अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो पूरा का पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे इसमें आप देखिए ये दोनों भाग जो हैं ये आपस में बायां पक्ष का भी या दायां पक्ष का भी बराबर है, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों भाग इसका कटा है इससे, ये नहीं कि 100 से 1000 कटा है। और उससे भी कटा देंगे तो देखिए 2 0 इधर बचेगा 10, उधर बचेगा 10, तो 10 10 आपस में कट जाएगा। तो यहां से अगर हम तुलना करें तो ये हुआ हमारा 5/342 बराबर 1/MW। अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इससे कर देंगे, इसका इससे कर देंगे, तो यहाँ पे यदि हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 गुने MW बराबर 342। अब इसलिए MW बराबर MW2 का मान यहाँ से जो भी ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, तो ये हो गया 342/5। अब इसको आप भाग देंगे तो 6 × 5 = 6, फिर ये 4 बचेगा तो 8 × 5 = 40, 68 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो आप यहाँ पर देखें कोई ऐसा वैल्यू दिया है, बिल्कुल दिया हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा 68.4। आप वहां पर देख सकते हैं बैक करके। चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 4 नंबर। सेम देखिए वही क्वेश्चन है, और इसमें आप ये जो आप सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाए थे सेम वही है, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेंज है, और यहाँ पर जो डी ऑप्शन आप देख सकते हैं ये 0.42, ये प्रश्न संख्या किस पर है, ये आप देखेंगे, हाँ प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, ऑप्शन बस चेंज है। जो हम लोग हल किए थे तो 0.42 आया था, तो आप उसको पुनः हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग मोलल सांद्रण करके दिया हुआ है। तो मोलल सांद्रण करके दिया है तो तब भी उसके अनुसार कोई ऑप्शन, वास्तव में जो फिर से ये रिपीटिंग क्वेश्चन था तो यहाँ पे मोलल सांद्रण न देकर मोलर सांद्रण ही दिया था। मोलर सांद्रण ये टाइपिंग में अलग किया गया है, लेकिन ये वास्तव में मोलर सांद्रण ही दिया था, सेम उसी क्वेश्चन को दिया था, और ऑप्शन यहाँ पे चेंज किया हुआ था। अगर आप लोग मोलर सांद्रण करें तब भी ये क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपका इसके साथ आंसर मैच नहीं करेगा। अगर हम मोलर सांद्रण पे हल करें तब भी आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, दिया हुआ है विलियन का द्रव्यमान दिया है WGM, कितना दिया है 234.2 ग्राम, और विलेय है चीनी का भार WA 34.2 ग्राम, और MWA चीनी का अणु भार, यानी कि MWA, तो ये हो जाएगा 342 ग्राम। और ज्ञात विलायक का, अब देखिए विलेय और विलयन जब है तो विलायक का मान निकाल सकते हैं। विलायक बराबर विलायक, ये बिलियन दिया हुआ है, यानी कि ये बिलियन का भार है 200। अब विलायक हम लोग निकाल रहे हैं, वास्तव में ये है WGM, WB कर दें या WGM, ये क्या हो जाएगा हमारा बिलियन 234.2 माइनस 34.2, बिलियन में से बिलियन को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 200 ग्राम। बिलियन विलायक को अगर निकालना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि विलेय प्लस विलायक बराबर बिलियन, तो इसलिए विलायक बराबर बिलियन माइनस विलेय हो जाएगा। तो हम यहाँ से मोलल सांद्रण यदि ज्ञात करें स्मॉल m, तो WA बटे में MWA गुने 1000 बटे में WGM,
ये विलायक वाला ये होता है। यहाँ पे WGN ये विलायक का मान दिया हुआ है, विलायक। अब इस पर हम वैल्यू पुट करें तो आप देखेंगे कि WA का मान दिया है 34.2 बटे में 342 गुने 1000 बटे में 200। तो यहाँ से आप दशमलव को जब हटाएंगे तो यहाँ पे होगा 10 और ये 342 कट गया, इससे ये कट गया 5 बार में, ये हो गया 5 बटे में 10 बराबर 1 बटे में 2, और जब 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 मोल पर केजी या मोल लाता है। मोलल सांद्रण कितना आ गया? 0.5। और इसमें आप ऑप्शन देखेंगे तो कोई नहीं है ऑप्शन में, 3 है, 1 है, 2 है, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत था। अगर मोलल सांद्रण निकालेंगे तो इसका मोलल सांद्रण यहाँ पे स्पष्ट लिख सकते हैं कि ऑप्शन गलत है, आएगा 0.5 स्मॉल m। आप वहां से हल कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होने वाला, ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ऐसा कौन कौन है सांद्रण ज्ञात करने में? एक है मोल प्रभाज और दूसरा है मोल लता। ये दोनों को आप मोल लता, ये दोनों को ध्यान रखिएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें विलायक भाग लेता है और तापमान पे वो निर्भर करता है जिसमें विलयन पूरा भाग ले। आप मोल प्रभाज जानते हैं कि मोल प्रभाज हम किसको कहते हैं? विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज, यानी घटक का निकलता है, या तो विलेय का निकलता है या तो विलायक का निकलता है। और जबकि तापमान द्वारा जब आप विलयन बना दिए, विलायक में विलेय मिला दिए, तो जो भी प्रभावित होगा वो पूरा का पूरा विलयन प्रभावित होगा, न कि विलेय प्रभावित होगा अब विलायक। जब भी प्रभावित होगा दोनों प्रभावित होगा। तो जब भी कहीं पे सांद्रण विलायक के रूप में ज्ञात करना है, चाहे विलायक का नाम आया है, तो वहां पर वो तापमान पे निर्भर नहीं करता है। तो आप यहाँ इसमें देख लीजिए, नर्मलता मोलरता में विलयन आता है, फर्मलता में विलयन आता है, मोल लता इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 6 नंबर, घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो घोलक यानी विलायक, और आप जानते हैं कि मोल लता का जो डिफिनीशन है, मोल लता किसको कहते हैं? किसी विलायक का मतलब हो गया घोलक के 1000 ग्राम या 1 kg द्रव्यमान में उपस्थित घुल्य यानी कि विलेय, जैसे इसमें दिया है घुल्य तो इसलिए मैं लिखा हूं, घुल्य के मोलों की संख्या को मोल लता कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोल लता, क्योंकि यहाँ पे घोलक दिया हुआ है, घोलक यानी कि विलायक। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 7 नंबर, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है, घोलक यानी कि विलायक में, ग्लूकोज हो गया विलेय, तो उस घोल को कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे मोलल दिया हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, सब में मोलल है, यहाँ भी मोलल है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर जो भी प्रश्न
है उसको उसी के अनुसार हल करें या किया जाए। जैसे विलेय दिया है, घुल्य, घुल्य यानी कि विलेय, W1 का वैल्यू दिया है 18 ग्राम, और घुल्य जो है, घुल्य ग्लूकोज है, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 का अणु भार, का अणु भार, अणु भार यानी कि MWA, MWA। तो आप इस सूत्र से C6H12O6 से आप मान रखकर निकालेंगे तो ये मान आएगा 180 ग्राम। और इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है। जो भी विलेय है, यहाँ पे विलायक का मान दिया हुआ है घोलक, घोलक यानी विलायक, वो WGM है। कितना हो गया? 1000 ग्राम। तब हमको निकालना है मोलल सांद्रण के रूप में। तो स्मॉल m इज इक्वल टू, हमारा फार्मूला है WA बटे में MWA गुने 1000 अपॉन WGM। अब इस फार्मूला पर जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो WA का मान हो गया 18, MWA हो गया 180 इंटू 1000, 1000 बटे में इसका भी मान दिया है 1000 है। तो ये देखिए दोनों कट गया, ये पूरा कट गया, इससे ये कट गया 10 बार में, तो यहाँ पे हो गया 1 बटे में 10, यानी कि 1 में 10 से भाग देंगे तो 0.1 मोलल हो जाएगा, 0.1 मोलल। ये सब मोलल है, यहाँ पे मोलर नहीं है, ये सभी क्या है? मोलल। तो इसका सही आंसर इस स्थिति में, दो ऑप्शन, इसमें टाइपिंग कुछ मिस्टेक है। आप जिस वैल्यू जो निकाला गया है उसमें से जो भी आप करेंगे, इसमें कुछ परिवर्तन करके हम यहाँ पे बी को करते हैं 0.1 मोलल। तो इस प्रकार से आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में सुधार करते हुए। चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 8 नंबर, HCl और H2O, यहाँ पर दिया गया है HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण होगा। अब स्थिर क्वाथी विलयन हम किसको कहते हैं? स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी विलयन किसको कहते हैं? वैसे विलयन जिसके द्रव एवं वाष्प अवस्था, यानी कि द्रव यानी लिक्विड, वाष्प यानी कि गैस, दोनों अवस्था में उसका संगठन समान हो, उसको हम, और वो समान ताप पे उबलता हो, तो उसे कहते हैं स्थिर क्वाथी। तो जितना ही मिश्रण कम होगा, इसका पहचानने का एक ही प्रारूप है जो भी ऑप्शन दिया गया है कि मिश्रण में आप जितना कम विलेय को मिलाए रहेंगे उतना ही वो आसानी से अलग नहीं होगा। तो ऐसे स्थिर क्वाथी के विलयन को यहाँ पे अभी डिफिनीशन की नहीं, इसका कंसेप्ट है, कंसेप्ट विलयन में जितना ही कम विलेय मिलाएंगे, विलेय मिलाते हैं, वह स्थिर क्वाथी के नजदीक होगा। यानी कि इससे कम, इसमें आप देखिए सबसे छोटा वैल्यू 48% में, यानी कि 100 ml में 48 ml आपका HCl है। यहाँ पर देखेंगे कि 100 ml में 22.2% HCl है, यहाँ पे देखेंगे 36 ml HCl है, यहाँ पे 20.2% HCl है। इससे भी कम रहता तो वो ज्यादा करीब होता स्थिर क्वाथी के। तो इसमें सबसे जो छोटा वैल्यू है ये वाला है, और इस स्थिति में 20.2% HCl हो जाएगा।
तो इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट के आधार पे अगर इससे भी छोटा अगर प्रतिशत वैल्यू दिया हो तो वो सही हो जाएगा इस स्थिति में। चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 9 नंबर, आदर्श विलयन निम्न में से कौन सा होता है? तो वैसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। ये तो डायरेक्ट प्रश्न दिया है कि यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। तो जो नहीं करता है वह अनआदर्श विलयन हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, वैसे घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन को उबलता है। तो उबलने का मतलब हो गया कि वो वाष्प में बदल रहा है और उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो एजियोट्रॉप्स को ही हम कहते हैं स्थिर क्वाथी। तो स्थिर क्वाथी का यहाँ पे आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा, स्थिर क्वाथी अर्थात एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉपिक, इसका मेन पहचान होता है कि वैसे विलयन जिसका संगठन द्रव एवं वाष्प, यही कह रहा है कि निश्चित ताप पर संयोजन में बिना परिवर्तन किए, यानी संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कंपोजिशन उसका जिम कहते हैं, संगठन द्रव एवं वाष्प दोनों अवस्थाओं में समान होता है, उसे हम कहते हैं स्थिर क्वाथी या एजियोट्रॉप्स। तो वही कह रहा है कि निश्चित ताप उसके संयोजन में कोई बिना किसी प्रकार के परिवर्तन किए, यानी कि द्रव में भी वही संगठन है और वाष्प उबलेगा तो वाष्प बनेगा, तो वाष्प में भी उसका संगठन वही है। तो ऐसी स्थिति में इसका सही आंसर हो जाएगा एजियोट्रॉपिक। चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल नहीं है? आदर्श घोल का पहचान होता है मेन मुख्य रूप से कि उसका जो सूत्र है वो लगभग एक दूसरे के समान हो। जैसे यहाँ पे दिया है बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, तो आप देखिए बेंजीन और टॉल्यूइन को जब हम लोग करेंगे तो बेंजीन का सूत्र होता है कुछ इस प्रकार से C6H6, आप प्लस आप टॉल्यूइन कर रहे हैं तो टॉल्यूइन का सूत्र होता है इस प्रकार से, और यहाँ पे है CH3। तो देखिए कार्बन का ही एक कार्बन में वृद्धि हो गया, उसमें C7 हो गया है, बेंजीन रिंग है ही, तो ये लगभग एक जैसा है और ये आदर्श विलयन है। अब यहाँ पर देखें मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH, अब प्लस है दूसरा विलयन है इथाइल एल्कोहल C2H5OH। तो यहाँ पर देखेंगे कि मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में एक कार्बन का अंतर है, तो ये भी लगभग समान है। इस ऑप्शन को देखें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 और सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड यानी ये भी उसी वर्ग का है, सिलिकॉन टेट्रा Cl4, कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है, कहे शिव जी सुनो पार्वती, यानी कार्बन जो है कार्बन के नीचे सिलिकॉन है। तो ये सब तीन जो हैं लगभग एक जैसे हैं, यहाँ पर ये अलग है और क्वेश्चन पूछे आदर्श घोल नहीं है। एसीटोन और क्लोरोफार्म के सूत्र में काफी ज्यादा अंतर है। क्लोरोफार्म का सूत्र देखेंगे तो ये होता है CHCl3 क्लोरोफार्म, एक कार्बन है, 3 क्लोरीन है और 1 हाइड्रोजन है। एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। तो आप देखिए फार्मूला में भी काफी अंतर हो गया, फार्मूला में अंतर हुआ तो ये हाइड्रोजन बंध भी बनाएगा, जल में इसको आप घोलेंगे तो इसमें ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, तो ये हाइड्रोजन बंध बनाएगा, ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा। तो वास्तव में ये अनआदर्श विलयन है। और कौन सा अनआदर्श विलयन? तो ऋणात्मक अनआदर्श विलयन है, अनआदर्श विलयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, सभी ऑप्शन का सूत्र अलग लिखते हुए जो मैं यहाँ पे बताया हूँ,
कंसेप्ट क्या है कि अगर सूत्र लगभग समान है तो वो आदर्श है, ज्यादा सूत्र में अंतर है तो वो अनादर्श है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 11 नंबर, हाँ इसमें जो पिछला जो प्रश्न था उसका सही आंसर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है नहीं, तो क्लोरोफॉर्म ऐसी स्थिति में इसका सही आंसर जो है पूछा है कि कौन अनादर्श विलयन नहीं है, तो इसका सही आंसर इसको आप कर लीजिए, क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 12 नंबर, एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 है तो घोल का सांद्रण। चलिए इस प्रश्न को यदि हम लोग हल करें, देखें यहां पे दिया हुआ है ताप दिया है, ताप यानी टेम्परेचर 300 केल्विन और परासरण दाब दिया है यानी पाई का मान 0.0821 ATM वायुमंडल, और इसमें आर का जो मान वायुमंडल में ही रखेंगे तो 0.0821 ATM लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और सांद्रण ज्ञात करने का कह रहा है, सांद्रण यानी कि कंसंट्रेशन सी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर ये फार्मूला आप लोग को ध्यान होगा कि पाई बराबर CRT, तो C बराबर हो जाएगा, C का मान आपको ज्ञात करना है C का, तो RT इसके बटे में आ जाएगा, इसलिए C बराबर पाई बटे में RT। अब पाई का मान दिया हुआ है 0.0821 और R का मान दिया है 0.0821 अगुने T का मान है 273। तो ये जो मान है ये आपस में कट जाएगा और यहाँ पर जो आपका वैल्यू होगा 1/273 बराबर आपको यानी कि 1 में 273 से भाग देना है। तो दशमलव करेंगे 0 होगा, तो 0 अभी भी नहीं जाएगा, फिर अगला 0 करने के लिए फिर 0 करेंगे, अभी भी छोटा है, फिर 0 करेंगे तो यहाँ पे अब ये 3 बार में जाएगा, तो 3 9 70 के 21 2 और 3 दूना 6 2 8 819। फिर आप आगे ले जाएंगे तो 0.0033 आएगा। लेकिन जब आपके वास्तव एग्जाम में जो ये ऑप्शन दिया गया था ना बच्चों, ये 0.033 दिया था जो कि गलत ऑप्शन था। आप जब हल करते हैं तो आपका सही ऑप्शन आना चाहिए 0.0033। आप इसको आप हल कर सकते हैं। तो इस स्थिति में जब इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर डी होगा। लेकिन वास्तव में जब बोर्ड में यह क्वेश्चन दिया है तो 0.033 दिया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। क्वथनांक बिंदु हो चाहे कोई भी अणुसंख्य गुणधर्म हो, उसका अधिक होगा जिसका n का मान अधिक होता है। कंसेप्ट उसका लिखिएगा जो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13, n का मान बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बिंदु या क्वथनांक उन्नयन बढ़ता है। तो यहाँ पर यह कंसेप्ट लिखने के साथ साथ अब आप चारों ऑप्शन को मिलाएंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे सबका सांद्रण समान है, तो NaOH है, Na2SO4 है। तो देखें ये ऑप्शन आप देखेंगे तो NaOH जब टूटेगा तो Na+ और OH-, तो यहाँ पे अणुओं की संख्या दोनों को जोड़कर लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2, एक Na और दूसरा OH। बी ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन हमारा दिया हुआ है
Na2SO4, 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 ये जब वियोजित होगा तो 2Na प्लस SO4 माइनस माइनस, और यहाँ पर देखेंगे तो सोडियम की संख्या 2 है, तो N बराबर 2 प्लस 1 बराबर 3 हो गया, यानी कि उससे अधिक तो यही हो गया। तीसरा हमारा ऑप्शन है NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट है। सी ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट, सी ऑप्शन NH4NO3, तो ये वियोजित होगा तो NH4 प्लस और NO3 माइनस, यहाँ पर देखेंगे तो दोनों की संख्या 1 1 है, तो 1 प्लस 1 बराबर 2, और डी ऑप्शन है KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट है वो, तो KMnO4 को यदि आप देखें डी ऑप्शन KMnO4, तो ये अलग होता है पोटेशियम प्लस MnO4 माइनस, तो यहाँ पर N का मान 1 प्लस 1 है बराबर 2। अब देखिए सबका मान 2 2 आया है, लेकिन इसमें का एक जो है Na2SO4 उसका आया है संख्या N का 3, तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर हो जाएगा Na2SO4, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 14 नंबर, 0.1 मोलर बेरियम नाइट्रेट घोल का 1/2 गुणांक 2.74 है, तो विघटन स्तर या विघटन स्थिरांक। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन, BaNO कितना क्या दिया हुआ है, BaNO2 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पर BaNO2 का होल ट्वाइस, ये जब वियोजित होगा तो ये बैरियम है प्लस प्लस और NO2, इसकी संख्या यहाँ पर 2 दिया है, ये वाला 2 हमने ये अणुओं की संख्या के लिए कर दिया, ये NO2 को दिया हुआ है, तो यहाँ पर जब N बराबर आप देखेंगे तो बैरियम की संख्या 1 और NO2 की संख्या 2 है, तो N का मान हो गया 3, और ये दिया हुआ है 1/2 गुणांक, 1/2 गुणांक, यानी I का मान दिया है 2.74, और पूछ रहा है वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक का मतलब हो गया अल्फा का मान, तो आप सूत्र जानते हैं कि अल्फा बराबर होता है, अल्फा बराबर I-1 बटे में N-1, तो I का मान है 2.74 माइनस 1 बटे में N का मान 3 है माइनस 1, तो इसको जब 2.74 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.74 बटे में ये हो गया 2, जब इसमें भाग देंगे यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ये दशमलव हटाएं तो ये 100 हो गया, अब ये हो गया 2 से ये कट जाएगा 174, 2 से 174 कटा दीजिए 87, तो ये हो गया 87 बटे में 100, लेकिन जब यही हमें प्रतिशत में, यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे मान प्रतिशत में है, तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करना होगा, अतः प्रतिशत में तो कितना हो जाएगा 87 बटे में 100, आप प्रतिशत है तो गुने 100, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 87%। आप इसका आंसर आप कर सकते हैं, वहां पर आप जैसे यहाँ पे हल किया गया है, सही आंसर हो जाएगा 87%। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है
15 पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों? जल का क्वथनांक कम होने का मतलब है कि ऊपर जाने पर वायु का दाब बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाएगा। अब वायुमंडलीय दाब बढ़ जाएगा तो उसका क्वथनांक जो होता है कम हो जाता है। क्वथनांक कम होने का मतलब है कि वो ज्यादा ताप पर अब उबलेगा, कम ताप पर। क्वथनांक कम हो गया, पहले अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, वायु दाब कम हो गया तो उसी के इक्वल में जब हो जाएगा तो वो उबलने लगेगा। तो वायु दाब कम होगा तो क्वथनांक भी उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वहां वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुण है? तो देखिए अणुसंख्य गुण पूछ रहा है कि है, तो अणुसंख्य गुण धर्म 4 है। पहला है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो इसमें वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन नहीं है। क्वथनांक उन्नयन वो भी नहीं है, हिमांक अवनमन वो भी नहीं है, और चौथा है परासरण दाब। तो क्वथनांक उन्नयन ध्यान रखिएगा। अणुसंख्य गुणधर्म ये 4 हैं, 4 के अलावा कोई भी ऑप्शन दिया हो तो वो अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 17 नंबर, परासरण दाब निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? यहाँ पे पाई बराबर CRT, पाई बराबर P बराबर दे रहा है। तो आप ध्यान रखें यहाँ पे, जैसे आप फार्मूला जानते हैं पाई बराबर CRT, तो पाई के जगह ही इसने क्या दे दिया है? P। तो P बराबर CRT। हालांकि अलग अलग भी ऑप्शन इसको अन्य क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे आप जानते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है ये तो सीधा सीधा है, नहीं तो एक बार प्रश्न आप लोगों को टेस्ट के दौरान दिए थे कि इसको एक ऑप्शन, जैसे इसी को संतुलित करने के लिए हम पाई, इसको हम लिख सकते हैं पाई बटे में C बराबर RT भी, तब भी हो जाएगा पाई बराबर CRT। तो अगर इस रूप में भी हो तब भी ये ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाई बराबर, पाई के जगह ये P लिख रहा है, P यहाँ पे परासरण दाब है, तो या करके ये भी ध्यान रखिएगा। C को हम बटे में ले लिए हैं तो पाई बटे में C बराबर RT, या करके इस ऑप्शन को भी लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 18 नंबर, अर्धपरागम्य झिल्ली परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। तो अर्धपरासरण क्रिया में क्या होता है कि विलायक के अणु, परासरण क्रिया किसको कहते हैं? परासरण क्रिया का डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि इसमें केवल विलायक, जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन को जब हम अलग अलग दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन को, तनु और सांद्र विलयन को हम लोग अलग अलग रखते हैं, ये हो गया अर्धपरागम्य झिल्ली। अगर ये तनु है, तनु, और ये है सांद्र, तो विलायक के अणु, विलायक यानी घोलक, विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। विलायक के अणु, विलायक यानी कि घोलक, किधर से किधर? तनु से सांद्र की ओर। विसरण में सांद्र से तनु की ओर होते हैं, लेकिन जो जाएगा वो सिर्फ विलायक के अणु, विलेय के अणु नहीं जाएगा, विलायक के अणु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 0.01 ग्लूकोज के विलयन की तुलना 0.01 मोलर MgCl2 विलयन से हिमांक अवनमन। तो देखिए दोनों की तुलना यदि करना है तो देखिए ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज दोनों का मान दिया है, तो ग्लूकोज जो है वैद्युत अनअपघट्य है, वैद्युत अनअपघट्य, यानी कि यह वियोजित नहीं होता है, अतः यह वैद्युत अनअपघट्य है, अतः इसके लिए n बराबर 1 होगा, क्योंकि वियोजित ही नहीं हुआ तो अकेले जो सूत्र है वो हो जाएगा। दूसरा चीज कह रहा है कि MgCl2,
अब हम लोग देख लेते हैं MgCl2 का। MgCl2 MgCl2 अगर वियोजित होगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा जिससे तुलना करना है, तो ये होगा Mg प्लस प्लस और 2Cl माइनस, 2 प्लस चार्ज है तो 2 क्लोरीन आयन। अब यहाँ पर आप तुलना करेंगे तो ये दोनों की संख्या मिलाकर N का मान जो हो जाएगा, एक N है, एक Mg है और 2 Cl है, तो 1 प्लस 2 बराबर 3। तो 1 से 3 कितना गुना है? 3 गुना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 3 गुना। MgCl2 को तोड़ा गया है तो मैग्नीशियम आयन की संख्या 1 और क्लोरीन आयन की संख्या, क्लोराइड की संख्या 2 है, तो 3 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है 20 नंबर, निम्न में कौन सा अणुसंख्य गुण धर्म है? तो अणुसंख्य गुण धर्म तो 4 हैं, वो आप ध्यान रखिएगा, श्यानता नहीं है, पृष्ठ तनाव नहीं है, अपवर्तनांक नहीं है, परासरण दाब है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 21 नंबर, CaNO3 के वन ठाप गुणांक। देखिए इसको जब आप वियोजित करेंगे CaNO3 का होल ट्वाइस, तो ये जब अलग होगा तो एक कैल्शियम प्लस प्लस है और 2NO3 माइनस है। तो देखें यहाँ पर कैल्शियम की संख्या अगर इस सूत्र से आप निकालेंगे, N के मान लगभग में वन ठाप के गुणांक के बराबर होता है, तो N का मान यहाँ पे कैल्शियम की संख्या 1 है और नाइट्रेट आयन की संख्या 2 है, तो ये टोटल मिलाकर 3 हो जाएगा, यानी CaNO3 के लिए वन ठाप गुणांक का मान 3। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 22, निम्नलिखित में कौन किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा? तो हिमांक अवनमन ये भी अणुसंख्य गुणधर्म है, तो N का मान हम देखेंगे, जैसे ए ऑप्शन में देखा जाए, ए ऑप्शन में दिया है K2SO4, जिसका N का मान अधिक होगा, कॉन्सेप्ट में लिख लेंगे कि जिसका N का मान अधिक होता है उसका अणुसंख्य गुणधर्म या हिमांक अवनमन अधिक होगा। हिमांक बिंदु अगर पूछ दे तो वो सीधे उल्टा होता है, हिमांक बिंदु पूछेगा तो जिसका N का मान कम होगा। K2SO4 किया है तो 2K प्लस और SO4 माइनस माइनस। आप ये देखिए कि कैसे ये वियोजित हुआ है, अगर यहाँ पर N का मान देखें तो 2 प्लस 1 बराबर 3। NaCl में देखेंगे तो एक Na है और एक Cl है, तो इसके लिए N बराबर 2 हो जाएगा। ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है यानी वैद्युत अनअपघट्य है, तो N का मान 1 हो जाएगा। यूरिया भी जो है वैद्युत अनअपघट्य है, वियोजित नहीं होगा, तो N का मान हो जाएगा 1। तो आप देखेंगे कि हिमांक अवनमन चूंकि अणुसंख्य गुणधर्म है, हिमांक बिंदु पूछता तो ग्लूकोज और यूरिया में से देखना होता, लेकिन ये हिमांक अवनमन पूछा है यानी अणुसंख्य गुणधर्म, तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जिसका N का मान सबसे अधिक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 23, बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण। ये भी बहुत सिंपल सा अणुसंख्य गुणधर्म का आप देखें, द्रव्यमान, तापमान, क्वथनांक, उन्नयन है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 24, निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाता है? सेम वही क्वेश्चन है, विलायक का अणु, विलायक के अणु हो जाएगा, क्योंकि पराशरण में अभी आप लोग कुछ क्वेश्चन पहले आप लोग किए हैं कि विलायक के अणु जो होता है ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, तो विलायक के अणु ये कौन जा रहा है? विलायक के अणु किधर से किधर? तनु से सांद्र की ओर। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 25, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो क्वथनांक उसी का अधिक होगा जिसके लिए N का मान, तो देखिए इसके लिए N का मान जो हो गया 1 हो गया, क्योंकि वैद्युत अनअपघट्य, ये भी वैद्युत अनअपघट्य है, तो N बराबर 1। NaCl में देखेंगे तो ये वियोजित होगा, तो N बराबर 1 Na है, धारा प्रवाहित करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस, अब प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। यूरिया भी वैद्युत अनअपघट्य है, तो N बराबर 1। तो आप खुद इसमें से पहचान सकते हैं कि किसका सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक जल में NaCl का हो जाएगा। तो ये थे आप सभी के ये 24 और 25 प्रश्न।
तो 25 प्रश्न जो हैं इसको आप लोग देख लेंगे। इतने प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों के 2009 से 2024 तक के ये क्वेश्चन है। थैंक यू बच्चों, आप लोग इसी प्रकार से हंसते मुस्कुराते रहें और अपने नोट्स को भी कंप्लीट रखें। थैंक यू बाबू।